पिछले एक कार्यक्रम में हमने साहित्यिक अनुवाद के बारे में चर्चा की थी। आज हम तकनीकी अनुवाद के बारे में बताएंगे। तकनीकी विषयों के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आते हैं। इसके साथ ही आयुर्विज्ञान और इंजीनियरिंग, इन सब को मिलाकर यह तकनीकी विषयों की प्रयुक्ति बना ली गई है। तो प्रोफेसर जैन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहित्यिक विषय वस्तु और तकनीकी विषय वस्तु में अनुवाद की दृष्टि से क्या अंतर? देखिए, हर अनुवाद में दो बातें होती हैं। एक तो ये कि क्या कहा गया है और दूसरी ये कि उसे कैसे कहा गया है। साहित्यिक अनुवाद में तो क्या और कैसे के बीच पूरा संतुलन बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अनुवादक कुछ थोड़ी बहुत छूट ले सकता है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटा सकता है अनुवाद की बेहतरी के लिए, क्योंकि वहाँ मुख्य कार्य होता है संवेदना को संप्रेषित करना। लेकिन ये छूट तकनीकी अनुवाद में नहीं ली जा सकती। उसमें कैसे कहा गया इसका महत्व तो है, लेकिन ज्यादा महत्व इस बात का है कि क्या कहा गया है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जिसमें अगर क्या कहा गया है हमें छूट ले ली गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं कहूँ कि इसमें शब्द बहुत प्रधान होता है, शब्द और शब्द से जुड़ा हुआ अर्थ। और तकनीकी विषयों में अक्सर आप पाएंगे, अक्सर मैं कह रही हूँ, कि अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए जब अनुवाद किया जाता है तो निश्चित रूप से एक शब्द का एक विशेष संदर्भ में जो प्रयोग है वहाँ कंटेक्स्ट, वहाँ संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो संदर्भ जो उस शब्द का अर्थ निश्चित करता है, अनुवादक का दायित्व होता है कि संदर्भ को सही समझते हुए वो उसी एक विशेष अर्थ को ग्रहण करे और पाठक तक पहुंचाए। इसमें जो जरूरी है, जो अक्सर दिक्कतें आती हैं, जो शिकायतें होती हैं और जिसके कारण अनुवाद बहुत प्रचलित नहीं हो पा रहे हैं, वो ये है कि अनुवाद में एक तो स्पष्टता होनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो साफ हो, और दूसरे ये उसमें प्रवाह होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अनुदित रचना भी, चाहे वो तकनीकी विषय की हो, चाहे आयुर्विज्ञान पर लिखा गया हो, इंजीनियरिंग पर लिखा गया हो, लेकिन वो अनुदित रचना भले ही अनुवाद हो, लेकिन वो अनुवाद सी लगे नहीं। और अक्सर हमारे दिक्कत यह आती है कि जो आम शिकायत होती है लोगों को, वो ये कि अनुवाद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कभी कभी मूल को देखने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए जिसे हम कहें कि अनुवाद का पर्पस डिफीट हो जाता है, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है वो अनुवाद। इसलिए अर्थ की स्पष्टता और प्रवाह बहुत ही जरूरी है। और ये प्रवाह एक और कारण है जिसकी वजह से बाधित होता है, वो ये कि हर भाषा की अपनी बनावट होती है, उसकी अपनी ग्रामर, अपना व्याकरण होता है, उसकी वाक्य रचना की अपनी प्रकृति होती है। हम अनुवाद करते समय ये भूल जाते हैं कि हमारी भाषा जिसमें हम अनुवाद कर रहे हैं, जिसे आप लक्ष्य भाषा कह रहे हैं, उसके वाक्यों की बनावट स्रोत भाषा से भिन्न है, उसकी प्रकृति भिन्न है। और तब अगर स्रोत भाषा के वाक्यों का ज्यों का त्यों अनुवाद करने की कोशिश की जाती है तो अक्सर ये प्रवाह बाधित होता है। हाँ, ये आपने इसमें बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो इसमें अर्थ की प्रधानता रहती है जी। अर्थ जो है वो उसमें छूट नहीं ली जा सकती। दूसरा जो है इसमें स्पष्टता होनी चाहिए और प्रवाह होना चाहिए, और इसमें शैलीगत तत्व जो है कम से कम होते हैं जी। और अर्थ जो है वो उसका क्या कहा गया है यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक जो है इसके अनुवाद के सिलसिले में एक बात यह कही जाती है कि अब एक हिंदी का जो है वो अनुवाद की भाषा अलग से सामने आ रही है, जो एक सहज भाषा नहीं है।
ये ज़्यादातर तकनीकी अनुवाद को ध्यान में रखकर कहा जाता है। तो और ख़ासतौर से संस्कृत के शब्दों को, जो संस्कृत स्रोत से आए हुए शब्द हैं, उनको ध्यान में रखकर। तो क्या आप बताएंगे कि तकनीकी शब्दों के अनुवाद में ये संस्कृत शब्दों की प्रधानता क्यों है? क्या इनसे बचा जा सकता है? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिकायत अक्सर ये होती है कि ये संस्कृत पदावली से बोझिल हो जाती है भाषा, और क्योंकि तकनीकों के साथ तकनीकी शब्दावली आई है, तकनीक भी हमने आयात की है, तो उसके साथ उसके शब्द हमने आयात कर लिए। तो हमारे पास मूल शब्द तो नहीं थे इन तकनीकों के लिए। जब आरंभ में प्रयास किया गया तो संस्कृत को आधार बनाकर उससे फिर शब्द बनाए गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि संस्कृत भाषा में ये खूबी है, ये विशेषता है कि धातु के साथ आप प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर उसके अनेक रूप बना सकते हैं आसानी से। जो बोलचाल की भाषा जिसको हम कहते हैं, जिसमें उर्दू और हिंदी का मेल है, दूसरी भाषाओं के भी मेल हैं, उससे अगर आप शब्द उठाइए तो हमेशा ये संभव नहीं होता कि आप उसका रूप परिवर्तन करके उससे कोई पारिभाषिक शब्द बना लें। और मूल धातु से या मूल शब्द से अनेक रूप बनाने की क्षमता भी संस्कृत भाषा में जितनी है वैसे हिंदी में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए विधि शब्द है। अब विधि से विधान, संविधान, विधायक, विधेयक, तमाम शब्द आप उससे उसके रूप बनाते चले जा सकते हैं। अगर आप विधि की जगह कोई कहे कि साहब बोलचाल की शब्दावली में कानून का प्रयोग कर लीजिए, तो कानून से आप इस तरह से रूप नहीं बना सकते। और कुल मिलाकर के देखिए, भारतीय परिदृश्य में संस्कृत का वही महत्व है जो यूरोपीय परिदृश्य में लैटिन का है। तो जैसे आज भी शब्द बनाना हो, अगर लैटिन के आधार पर किसी नई चीज के लिए, नए आविष्कार के लिए शब्द बनाने की कोशिश की जाए, तो मेरा ख्याल है वहां कोई इस तरह नाक पांव नहीं सिकोड़ेगा। उसमें दिक्कत सिर्फ ये होती है कि कहीं कहीं जहां प्रचलित प्रयोग हमें उपलब्ध हैं, वहां भी उन प्रचलित प्रयोगों को या उनके समानांतर कुछ आसपास के शब्द हैं, उनको अनदेखा करके हम जबरदस्ती शब्द गढ़ते हैं, बनाते हैं और फिर उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी बात और है, ये जो चिढ़ पैदा करते हैं शब्द, देखिए ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो हमारे पास प्रयोग की परंपरा से आए, प्रयुक्त होते रहे हैं, उस परंपरा से आए। संस्कृत से जब शब्द बनाते हैं तो उसके प्रयोग की परंपरा नहीं है। तो पहली बार जब वो शब्द आता है सामने तो व्यक्ति चौंकता है, क्योंकि एक नए ढंग का शब्द आया। मुझे लगता है कि अगर इनके प्रति जो हमारा एक तरह का विरोध भाव है, उसको कम करके लगातार प्रयोग से हम इनका इस्तेमाल करते रहेंगे, तो थोड़े समय के बाद शायद ये इस बोझिलता, जिसको तथाकथित बोझिलता है, इसके हम एक हद तक आदी हो जाएंगे। मैं इस आपकी कही हुई बात को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक तो ये है कि जो आपने जो यूरोपीय भाषाओं का उदाहरण दिया कि वहाँ लैटिन के उपसर्ग और प्रत्यय लेकर नए शब्द बनाए गए हैं। तो चाहे जर्मन हो या फ्रेंच हो या अंग्रेजी हो या इटालियन हो, सभी में जो पारिभाषिक शब्द बने हैं उनमें उपसर्ग और प्रत्यय लैटिन के रखे गए हैं। तो हमारी जो भाषा, जो वोकैबुलरी है, जो शब्द समूह है, उसमें बोलचाल के शब्दों की संख्या तो बहुत कम होती है, 3-4 हजार शब्द। इसके बाद जब हम विभिन्न विषय पढ़ते हैं तो पारिभाषिक शब्दों से हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। मान लीजिए कि एक बीए का विद्यार्थी है तो उसके 30-35 हजार शब्द हैं, तो उनमें जो है वो ज्यादातर ये पारिभाषिक शब्द होंगे। और नए शब्द बनाने के लिए दो तरीकों से नए शब्द बनाए जा सकते हैं, एक तो उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से और दूसरे समास से। इन दोनों ही दृष्टियों से संस्कृत से हमें बहुत सहायता मिलती है। जैसे उदाहरण में, जैसे पहले हम समास का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक शब्द है जैसे दूर और एक शब्द है दर्शन। इन दोनों शब्दों से हम पहले से परिचित हैं और इन दोनों को
मिलाकर बनाया दूरदर्शन। तो जो सीखेगा तो उसके सीखने में ज्यादा उस पर जोर नहीं पड़ेगा, जी हाँ, आसानी से ऐसे शब्दों को बिल्कुल सही कहा, सीख सकता है। दूरभाष। जी हाँ। इसी तरह से दूरभाष हाँ। और दूरलेख। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो दूर से उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बनाए जा सकते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण, और ये कठिन शब्द भी नहीं है। इसी तरह से एम्बुलेंस जैसे शब्द है, इसके लिए बनाया है रोगी वाहन। रोगी वाहन। हाँ। तो रोगी से हम परिचित हैं, वाहन से हम परिचित। इस तरह से मरीज वाहन नहीं बना सकते। जी हाँ। और इसमें एक और है कि उपसर्ग में थोड़े से अंतर से अर्थभेद जो है वो पैदा किया गया है। एक उदाहरण हम जैसे लें, जैसे राइट। तो राइट अंग्रेजी का इसके लिए हिंदी में है अधिकार। दूसरा शब्द है अथॉरिटी, तो इसके लिए प्राधिकार। एक शब्द है प्रेरोगेटिव, जैसे राजा का प्रेरोगेटिव होगा, राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव होगा, तो इसके लिए परमाधिकार। अगर इसे विशेषाधिकार कहें तो उसमें क्या गलती होगी? प्रिविलेज, और एक शब्द प्रिविलेज, उसके लिए विशेषाधिकार। तो ये थोड़े से उपसर्ग के अंतर से ये अर्थभेद इसमें आ गया है। इससे जो है भाषा की इकोनॉमी रहती है बहुत। नहीं, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको ग्रहण करने में जो कठिनाई हो रही है वो शायद इसलिए हो रही है कि वहां दोनों के लिए प्रिविलेज और प्रेरोगेटिव दो बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। अब यहाँ जब विशेषाधिकार और परमाधिकार कहा जाता है तो क्योंकि अधिकार दोनों में है, तो इसलिए आरंभिक कठिनाई शायद ये हो सकती है कि कब विषयाधिकार की जगह कोई परमाधिकार का और कब परमाधिकार की जगह विशेषाधिकार का प्रयोग कर दे। ये एक खतरा थोड़ा सा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस खतरे से भागने के लिए, बचने के लिए इस शब्द को ना बनाया जाए, ये इसका कोई हल नहीं है। बल्कि शायद ज्यादा बेहतर ये है कि धीरे धीरे अभ्यास से ये चीजें रवा हो जाएंगी भाषा में और तभी इतनी कठिनाई नहीं दिखाई देगी। आपने ये संकेत भी किया था कि प्रयोग से और अभ्यास से इसमें रवानगी आएगी जी। और जो तकनीकी साहित्य है इस पर ये बात खास तौर से लागू होती है। जी हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालयों में, खास तौर से कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में ये हिंदी माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। जी हाँ। यदि ये पढ़ाई जाए, उनका प्रयोग हो, तो भाषा को भी ताकत मिले और उनको रवानगी होने में भी जो है वो मदद मिले। इस संदर्भ में शर्मा जी, कोश हमारी कुछ दूर तक सहायता करते हैं। आप कुछ ऐसे कोशों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो अलग अलग इन विषयों में, अनुशासनों में विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं? और क्या, ये भी मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पर बात करें कि क्या इन कोशों पर बिल्कुल आंख बंद करके निर्भर रहा जा सकता है? ये बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि स्रोत सामग्री है, उसकी ठीक जानकारी न होने से अनुवाद की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। यदि हमको सिर्फ मालूम हो, जरूरी नहीं है कि हम उनको रखें अपने पास, लाइब्रेरी से देख सकते हैं, लेकिन मालूम जरूर होने चाहिए। हाँ, जानकारी उसकी सही तो एक तो जो पारिभाषिक शब्द हैं, इसके लिए वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने जो और सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इससे ये मानविकी के और विज्ञान के ये पारिभाषिक संग्रह ये प्रकाशित हुए हैं, तो उसमें ये शब्द आए हैं। और इसके अलावा जब तक हम ठीक से टेक्स्ट को समझते नहीं, तब तक ठीक अनुवाद नहीं कर सकते। और कोई जो है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए जो अखबार में अनुवाद कर रहा है, जरूरी नहीं वो फिजिक्स और सारा वनस्पति विज्ञान, लेकिन उसे अगर सोर्स मटेरियल मालूम है तो वो उसको देख सकता है। तो इसलिए अंग्रेजी में खास तौर से कुछ ऐसे कोश हैं जिनमें विशेषज्ञता है। जैसे अगर हमको संकल्पना मूलक शब्द देखना है, किसी संकल्पना को देखना है, तो वेबस्टर की जो थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी, वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी जो अनएब्रिज्ड है,
उसमें जी। कंसेप्ट में स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण हाँ, है। बहुत मशहूर है तो डिक्शनरी। तो उसमें कंसेप्ट हमें उसमें देखना चाहिए। अगर हमको ये देखना है कि कोई शब्द कब कब प्रयोग में आया, उसमें विभिन्न अर्थ कैसे जुड़े, कैसे उसमें, तो जो ऐतिहासिक उसके पक्ष को अगर देखना है तो हमें ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी देखनी चाहिए, क्योंकि उसका विशेषीकरण इस पर है, जी। उस पर लिखा भी हुआ है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। हाँ, तो कोई शब्द जो है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक शब्द है ऑर्गेनिक। हाँ, अब ऑर्गेनिक जो है वो काफी अनुवाद की दृष्टि से बड़ा कठिन शब्द बहुत कठिन शब्द है। तो और कठिन क्यों है, अगर हम उसके अर्थ को भली भांति समझें तो उसकी कठिनाई की जटिलता का भी एहसास हो सकता जी है। हाँ। तो ये जो शुरू में 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ। ऑर्गन का अर्थ था इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, और ये ग्रीक से जी। ऑर्गेनम उसमें था, उससे ऑर्गन, और ऑर्गेनिक का अर्थ था मैकेनिकल, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट अर्थ था, तो हाँ, ये इसका एडजेक्टिव बना हाँ, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, मैकेनिकल। इसके बाद कुछ इस तरह के प्रयोग हुए कि आंख क्या है, ऑर्गन ऑफ सीइंग, सीइंग, कान ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो जैसे ही जैविक संदर्भ में इसका प्रयोग होने लगा तो इसका रूप बदलने लगा। देखिए, मैं बात आपके बीच में रोक रही हूँ। जैविक संदर्भ में नहीं, आप देखिए तो संगीत से लेकर के साहित्य तक हाँ, सब जगह शब्द की व्याप्ति है, और ये संदर्भ से तय होगा कि कहाँ इसका क्या अनुवाद किया जाएगा। तो इसमें संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे हिसाब से। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि इसमें विरोधी अर्थों का अंतर्भाव। इसने यात्रा तो शुरू की थी मैकेनिकल से। हाँ। अब जो अर्थ है वो मैकेनिकल का विरोधी है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि साहित्य ही तक नहीं, समाज विज्ञान में, समाज विज्ञान में उसका, तो अगर कोई ऑर्गेनिक सोसाइटी है तो उसमें काफी, उसमें जैविक तत्व है, उसको आप एकदम ऐसे अलग नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहा जाता है कि इसका प्लॉट ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब आप किसी अंश को मनमाने ढंग से इसको निकाल नहीं सकते, हाँ। जैसे कि एक जीव में होता है। तो इसीलिए इसके जैसे जो इससे संज्ञा बनी, और एक तो ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक दोनों अर्थ को देने वाली ये संज्ञा है। तो इसीलिए इसके अनुवाद में हमें भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न, क्योंकि इस शब्द ने जो यात्रा अंग्रेजी में की है वो हिंदी में नहीं की है। तो इसलिए कहीं अवयविक, कहीं जैविक, हाँ। कहीं जो है वो आधारभूत, कहीं आंतरिक, इस तरह का प्रयोग। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो अनुवाद करते समय ठीक ये बोध होना चाहिए कि किस कोश को देखे और किस दृष्टि से देखे, उसका ऐतिहासिक विकास देखे या उसका मूल जो रूट है वो देखे, और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संदर्भ देखें कि कहाँ किस संदर्भ में किस लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो उस दृष्टि से आप देखिए तो रचनात्मकता भले ही कम हो, लेकिन तकनीकी अनुवाद में सावधानी और श्रम मेरे हिसाब से शायद साहित्यिक अनुवाद से भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर गलत स्रोत देख लिया तो फिर यही है कि आप अवयविक को सब जगह चलाएंगे या जैविक को आप सब जगह चलाएंगे, जबकि शब्द का कंटेक्स्ट के संदर्भ के भेद से अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से अनुवाद होगा। आपने इस संदर्भ में ये समस्या उठाई भी थी कि क्या हम, जैसे अखबार के लिए लिखा जा रहा है या साधारण कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो हम किन शब्दों का, क्या विशुद्ध रूप से तकनीकी शब्द है उसका प्रयोग करें या जो साधारण शब्द प्रचलित है, जैसे विधि है और कानून है, तो इनमें क्या हम हर जगह विधि का प्रयोग करें या कैसे? ये देखिए, मैं तकनीकी अनुवाद के बारे में बराबर ये सोचती हूँ कि तकनीकी अनुवाद एक हद तक पाठक ओरिएंटेड भी होता है या श्रोता ओरिएंटेड भी होता है। हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए साफ कि जिस वर्ग के लिए हम अनुवाद कर रहे हैं वो वर्ग क्या है। अब आप किसी विशेषज्ञ के लिए अनुवाद कर रहे हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अनुवाद कर रहे हैं, किसी बीच के व्यक्ति के लिए जो शिक्षित है लेकिन विशेषज्ञ नहीं है, तो उस हिसाब से जब आप अनुवाद करते हैं तब आपको इस बात की कठिनाई महसूस होती है। खास करके आप ये देखिए आयुर्विज्ञान में
जैसे बीमारियों के अनुवाद, अब बीमारियां सब जगह हैं, उनके लिए कुछ संज्ञाएं विदेश में प्रचलित हैं, लेकिन कुछ संज्ञाएं हमारे यहाँ अपने, क्योंकि बीमारी है तो हमारी अपनी संज्ञा है। तो हम ये कोशिश न करें कि हम जो विदेश से शब्द आया उसका शब्दानुवाद करें, बल्कि उसके समानांतर जो हमारे यहाँ संज्ञा प्रचलित है उसका हम आम आदमी के लिए प्रयोग कर लें, तब मैं समझती हूँ अनुवाद में स्पष्टता ज्यादा आएगी। और लेकिन अगर आप किसी विशेषज्ञ के लिए अनुवाद कर रहे हैं, किसी रिसर्च जर्नल के लिए आप अनुवाद कर रहे हैं, तो आप फिर वो बिल्कुल जो लोक प्रचलित शब्द है शायद उसका प्रयोग करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। एक इसी से मुझे याद आता है कि एक अनुवाद मैंने देखा था जिसमें मनोविज्ञान की किताब का अनुवाद था जी। और शब्द जो है लर्निंग बार बार आ रहा था। तो हर जगह उसमें जो है अधिगम, जिससे कि वो अनुवाद चौपट हो गया था। अधिगम की झड़ी सी उसमें लगी हुई थी। नहीं तो ये तो अप्रोच के साथ भी दिक्कत होती है। जब अप्रोच शब्द आता है तो आप अप्रोच के लिए उपागम, अगर आप लगातार उपागम का प्रयोग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है अप्रोच हमेशा उपागम। एक तो उपागम बहुत सुखद शब्द नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि अप्रोच का हमेशा जो प्रयोग किया गया हो उपागम के अर्थ में ही किया गया। दृष्टि हो सकता है, नजरिया हो सकता है, दृष्टि हो सकती है। तो ये संदर्भ से तय होगा कि कहाँ अप्रोच के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाए। हाँ, तो जब तक इससे ये निकला निष्कर्ष कि जब तक कोई विशुद्ध रूप से तकनीकी पुस्तक नहीं है या तकनीकी सामग्री नहीं है, तकनीकी कोई रिसर्च जर्नल नहीं है, तब तक हमको जो सामान्य अर्थ में उस तकनीकी शब्द का इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे अटपटा लगे। अटपटा लगने का एक ये भी कारण है। लेकिन बहुत से शब्द, जैसा कि आपने पहले संकेत किया, प्रयोग से उनका अटपटापन दूर होता है। मुझे ध्यान है कि ये मुद्रिका बस चली थी जी हाँ। और ये मुद्रिका शब्द इतना अटपटा क्योंकि हिंदी में मुद्रिका का अर्थ वो घेरा नहीं है। हाँ। लेकिन क्योंकि ये बस इतनी ज्यादा चलती है जिसकी वजह से वो शब्द अब हर एक की जबान पर है और उसका अटपटापन दूर हो गया है। तो अगर विज्ञान और तकनीकी विषयों की पढ़ाई इस तरह भारतीय भाषाओं के माध्यम से हो तो ये अटपटापन जरूर ये दूर होगा, और प्रयोग न होने से ही ये इसमें अटपटापन। एक आखिरी बात जोड़ दूं इसमें कि अगर अपने यहाँ हिंदी में शब्द प्रचलित ना मिले तो जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उनके प्रयोग के शब्द उन भारतीय भाषाओं में बहुत अच्छे हैं। जैसे मराठी इस दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषा है और बड़े अच्छे शब्द उन लोगों ने बना रखे हैं। तो जरूरत पड़े तो ये आदान प्रदान भारतीय भाषाओं के बीच भी होना चाहिए, और हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हिंदी में जो शब्द आएगा वो सीधे या तो हम संस्कृत से बनाएंगे। अगर वो कमी मराठी पूरी करती है या बंगला पूरी करती है तो बड़ी उदारता से मैं समझती हूँ कि जो प्रचलित शब्द हैं वो वहां से भी ले लिए जाने चाहिए। हाँ, कुछ तो लिए भी हैं, नीति के तौर पे ये रखा गया है, लेकिन फिर भी और उदारता पूर्वक रहनी चाहिए। नीति अपनी जगह है, लेकिन जितना लिया जाना चाहिए उतना लिया नहीं गया है। तो ये आपने इसको भारतीय भाषाओं से और उनमें आदान प्रदान यदि हो, ज्यादा हो, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि बंगला में ज्यादातर हिंदी लेखक बंगला से जरूर परिचित होते थे। अब धीरे धीरे ये कम हो गया है। इसका ये कारण हो सकता है। तो हमने ये तकनीकी विषयों के अनुवाद के बारे में चर्चा की और इससे ये बात सामने आई कि इसमें अर्थ का ज्यादा महत्व है, क्या कहा गया है इसका ज्यादा महत्व है, और कैसे कहा गया है उसका उतना महत्व नहीं है जितना साहित्यिक भाषा में है। और इसके साथ साथ ये अर्थ या कथ्य वो तो प्रामाणिक रूप से आना ही चाहिए, उसमें गलती तो अक्षम्य है। इसके साथ स्पष्टता और प्रवाह, ये दो चीजें भी तकनीकी साहित्य के अनुवाद में होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर जैन का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को तकनीकी साहित्य के अनुवाद के बारे में बताया और कुछ उसमें नई बातें सामने आई जो सामान्यतः पुस्तकों में नहीं मिलती।